2023 की विजन आईएएस की पीटी 365 की मैगजीन है। पहले हमने टॉपिक स्टार्ट करना है पॉलिटी एंड गवर्नेंस से हम शुरू करने जा रहे हैं। राइट गाइस, देखो क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ना देखो लास्ट पॉइंट पे हर सब्जेक्ट वाइज कौन कौन से टॉपिक करंट में रहे उससे जुड़ी हुई न्यूज़ आपके लिए बेहद ज़रूरी है। और यकीन मानो इससे कई सारे स्टैटिक पोर्शन भी आपके क्लियर होंगे। राइट, तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस में बहुत ज़्यादा जो फोकस करने वाले टॉपिक जो रहे और वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो पीटी 365 मैगजीन इसके लिए बहुत अच्छी है। ठीक है, तो आप चैनल में स्टार्ट कर रहे हैं तो देखो ये ना बहुत 8-8 टॉपिक्स हैं, इसमें भी डेली बेसिस पे कवर किए जाएंगे, पूरी पूरी मैगजीन्स को कवर किया जाएगा। सो स्टे ट्यून टू आवर चैनल। लास्ट मोमेंट पे अब जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं और बिल्कुल उनका अभी 2024 का वो अटेम्प्ट देने जा रहे हैं, तो उनके लिए ये मैगजीन बेहद ज़रूरी है। और जो लोग इवन 2025 का देने जा रहे हो तो एटलीस्ट इनको भी तो पता होना चाहिए कि टॉपिक्स वापस रिपीट होते हैं। राइट, सो लेट्स कैरी ऑन द टॉपिक नाउ। तो देखो पहला टॉपिक जो इशू रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन है, उसी हम टॉपिक से सारी चीज़ें उठाएंगे। इसमें हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के बारे में। ध्यान से सुनना, ये न्यूज़ में क्यों रहा। देखो लैंडमार्क केशवानंद भारती जजमेंट आती है 1973 की, जो ये प्रपाउंड करती है कि भैया 50 साल हो गए, 1973 से 2023 अगर हम पूरा कैलकुलेट करें तो 50 साल हो गया बेसिक स्ट्रक्चर और आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डॉक्ट्रिन को बने हुए। अब जब ये बन रहा था तो इसका इवोल्यूशन आपको पता होना चाहिए, कैसे कैसे इवॉल्व हुआ। कह रहा देखो 1950 से ही मामला शुरू हो गया था। ए गोपालन जी का केस था, वहां से शुरू हो गया था कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट इंक्लूडिंग एफआर, फंडामेंटल राइट्स का कोई भी पार्ट कर सकता है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई, इज नॉट अंडर लॉ अंडर आर्टिकल 13, सो पार्लियामेंट कैन अमेंड इट। तो इसमें बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नॉट अ लॉ, अंडर आर्टिकल 13 पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है, जो कि पार्ट ऑफ फंडामेंटल स्ट्रक्चर है और आपका फंडामेंटल राइट है। फिर क्या होता है 1951 में बेसिक स्ट्रक्चर देखो कैसे इवॉल्व हो रहा है। आपको भी ऐसे ही टेबल्स वगैरह याद रखनी पड़ेंगी। व्हेनेवर यू आर राइटिंग मेंस यू शुड मेक ऑल दिस टाइप ऑफ टेबल्स, मेक द आंसर मोर ल्यूसिड एंड मोर रिप्रेजेंटेबल। राइट, तो 1951 में शंकरी प्रसाद केस था जिसमें बोला गया था कि आर्टिकल 368 है, डिड नॉट कन्फर अमेंडिंग पावर टू पार्लियामेंट, वो कन्फर नहीं कर रहा, वो पार्लियामेंट को अगर पावर नहीं दे रहा है। फिर फंडामेंटल राइट्स को हम अमेंड नहीं कर सकते बाय पार्लियामेंट, ये आया। फिर ऐसे ही होते होते आपका केस आया गोलकनाथ केस 1967 का। ठीक है, फिर ऐसे ही 73 में तो आपको पता ही चला क्या हुआ। तो यहाँ पर बेसिकली था कि फंडामेंटल राइट्स के कुछ सिटीजन को क्योंकि लिमिट करना चाहिए, और फिर केशवानंद भारती में जाकर ये वर्डिक्ट आई कि जो बेसिक पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का होगा उसको पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती है। अब समझते हैं ये कैसे कैसे केशवानंद भारती केस शुरू हुआ। देखो एक पिटीशन गई, ठीक है, पिटीशन कहाँ से गई मैं सारा बताती हूँ। पिटीशन गई अगेंस्ट गई कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड बाय द केरला गवर्नमेंट अंडर केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1963। इस एक्ट में क्या बोला गया, पिटीशन में क्या डाला गया, पिटीशन में बोला देखो जी ये जो कंपल्सरी एक्वायर कर लेते हैं लैंड को केरला गवर्नमेंट, इससे क्या होता है फंडामेंटल राइट नंबर 25, 26, 31 को आप बेसिकली वायलेट कर रहे हो, ऐसी बात निकल कर आई। ठीक है, फिर केस को सुना गया, जज बेंच बैठे, 13 लोग बैठे जज में सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और सुनने के बाद इसके कुछ आउटकम्स निकल कर आए। आउटकम्स में क्या निकला, सबसे पहला प्रोविजन निकला कि देखो जी हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हम बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को इंट्रोड्यूस करें। तो यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर में बोला गया कि देखो जी हम ना 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की वैलिडिटी को अपहोल्ड करते हुए बोला कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने बोला कि भाई पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो अमेंड कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन के सभी प्रोविजंस को, इवन फंडामेंटल राइट्स को भी वो क्या कर सकती है, उसके पास पूरा हक है कि वो उसको अमेंड कर सकती है। अब जितने भी अमेंडमेंट्स हैं शुड नॉट ऑल्टर, कोई डैमेज ना करे, डिस्ट्रॉय ना करे एसेंशियल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। अब क्या होता है आगे की बात सुनो। अर्लियर जो गोलकनाथ का केस था 1967 का, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बोला कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में पूरा हक है कि वो उसको अमेंड कर सकते हो, आर्टिकल 368 को बस नॉट लिमिटेड, अनलिमिटेड रखा इसको और इस तरह से करा। अब ना देखो ये बात जरूरी समझने की है कि कौन कौन से पार्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं। तो वो आता है सबसे पहले सोवेनिटी ऑफ इंडिया, कि इंडिया की सोवेनिटी से कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा, यानी एब्सोल्यूट फ्रीडम है इंडिया की। दूसरा, अगर कोई भी इंडिविजुअल की फ्रीडम जो कि सिक्योर की गई है सिटीजन्स के लिए,
उसके असेंशियल फीचर भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट हैं। किसी स्टेट के वेलफेयर के मैंडेट वगैरह भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। सेक्युलर एंड फेडरल कैरेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी ये भी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी नेशन की रखनी है, जुडिशियल रिव्यू की पावर, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच में हार्मनी कैसे मेंटेन रखनी है, ये सारा का सारा हमारे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। तो ये हमें सारा का सारा ध्यान में रखना है। अब अर्लियर तो ये सब आ गया, अब पार इसमें एक जुडिशियल रिव्यू की भी पार है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है गाइस कि कॉन्स्टिट्यूशन अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि कहीं पर अगर जुडिशरी के रिव्यू की, किसी भी पार्लियामेंट के किसी एक्ट की पॉलिसी में ज़रूरत है रिव्यू करने की, तो वो रिव्यू करने की पार को जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। तो कोर्ट ने यहाँ बोला आपका केशवानंद भारती केस में कि कोर्ट ने बोला जो पार है जुडिशियल रिव्यू की वो इंटीग्रल पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। अगर आपने इस पर्टिकुलर बेसिक स्ट्रक्चर से छेड़खानी पार्लियामेंट ने करी तो सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू की पावर रहेगी। ठीक है, फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 25 एंड 29 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है एक्सेप्ट फॉर द पार्ट्स जो कर्टेल किए गए हैं जुडिशियल रिव्यू के लिए उसको हटा दिया जाए। उसके बाद बोला कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और वो अमेंडेबल होता है। अब देखो इसकी एक एक लाइन को ध्यान से समझ लो, कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरह से क्वेश्चन आएगा और आपको डील करना होगा। अब अगर बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन को समझें तो यानी कि हम ये बोलते हैं कि जो सर्टेन फंडामेंटल फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन के उसको हम अमेंड या रिमूव पार्लियामेंट नहीं कर सकती है। द टर्म इज एब्रोगेट। एब्रोगेट मीन्स रिमूवल। याद रखना बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का यही मतलब है कि सर्टेन फंडामेंटल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड और एब्रोगेटेड बाय द पार्लियामेंट। एक बात और ध्यान रखना, कोई कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी टर्म मेंशन नहीं की गई है बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर। जो मैंने आपको लिस्ट बताई है बेसिक स्ट्रक्चर की वो एक लिस्ट भले ही है, लेकिन इस शब्द का प्रयोग बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं हुआ। अच्छा, अब अगर हम बात करें कि इस सिग्निफिकेंस क्या है इस डॉक्ट्रिन को बनने की, तो कह रहा है इससे क्या रहेगा, चेक रहेगा पार्लियामेंट की पावर पे। कॉन्स्टिट्यूशन के मदद से अमेंड कर रहे हैं, वो कौन सा पार्ट कर रहे हैं, कहीं वो किसी की फ्रीडम या ऐसे फंडामेंटल राइट्स को तो नहीं कहीं छीन रहे हैं। फिर ये भी करना कि कॉन्स्टिट्यूशन क्योंकि हमारा एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, वो चेंजिंग टाइम के साथ रिस्पॉन्स कर पा रहा है और वो फंडामेंटल वैल्यू प्रिंसिपल्स को प्रिजर्व कर पा रहा है, तो उसके लिए ये डॉक्ट्रिन बनाना बेहद जरूरी है, इसीलिए बनाया गया। फिर ये कॉन्स्टिट्यूशनल में रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक से ये प्रिंसिपल्स कॉन्स्टिट्यूशनली चल पाए, इसके लिए भी जरूरी था। फिर फेडरल स्ट्रक्चर जो है उसको भी इंश्योर करना कॉन्स्टिट्यूशन का कि कहीं फेडरल स्ट्रक्चर अंडरमाइन ना हो जाए। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब है सेंटर स्टेट की शेयर की हुई पावर, कहीं उसमें कोई अंडरमाइन ना हो जाए, कहीं स्टेट की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट अंडरमाइन ना कर दे, खत्म ही ना कर दे। फिर जुडिशरी की अप्रोच कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन के लिए कैसे रहेगी, उन सभी चीजों के लिए ये बेहद जरूरी था कि एक बेसिक स्ट्रक्चर करके डॉक्यूमेंट हमारे पास आए। तो आप समझ गए ये सारी बातें। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं और टॉपिक का नाम है इंडिपेंडेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे न्यूज में क्यों है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ऑल इंडिया जजेस हैं एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें केस में स्टेट करते हुए बोला है कि जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की इंडिपेंडेंस है वो भी, याद रखना, जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की इंडिपेंडेंस है वो भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। याद रखो हमारी लोअर जुडिशरी है, हाई कोर्ट के नीचे जो जुडिशरी काम करती है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो बैठते हैं सिविल साइड पे, क्रिमिनल साइड पे, उनकी बात कर रहा है सुप्रीम कोर्ट। कह रहा है कि ऑल इंडिया जज एसोसिएशन के केस में साफ तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी भी इंडिपेंडेंट है और वो भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो कह रहा है यानी कि उनकी जो पेमेंट है, उनका जो पेंशन है, उनके डिस्ट्रिक्ट जुडिशरीज का, हाई कोर्ट का कंडीशन सारा लिखा हुआ है। सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में भी डाला हुआ है बेसिक स्ट्रक्चर में कि ऑफिसर्स का जो जुडिशरी है वो एकदम सेपरेट, उसके जिसके देखो एक जुडिशरी की ब्रांच है, एक स्टाफ है लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव विंग्स का, उसकी पावर को भी सेपरेट करा गया है।
समझ रहे हो मेरी बात को? दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, आर्टिकल 50 ऑफ जो डीपीएसपी। तो सेपरेशन ऑफ पावर इस लेवल पर भी कर रखा है। फिर यूनिफाइड जुडिशरी है, यानी कि जो सर्विस कंडीशन है जजेस की सिमिलर पोस्ट पे सभी सभी स्टेट्स में वो इक्वल की गई हैं। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में ज्यादा है पार है, यूपी में कम हो गई या केरला में कम हो गई, छत्तीसगढ़ में कम हो गई, ऐसा नहीं कर रखा। तो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का मतलब क्या है? डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी मतलब कि हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी होती है उसके बाद डिस्ट्रिक्ट की। वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, जुरिसडिक्शन है, नोमेनक्लेचर है, सबऑर्डिनेट जितने भी होते हैं, इस सारे के बारे में लिखा गया है। हर स्टेट का क्योंकि थोड़ा डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है। और बॉडली तो हमें पता है, हाई कोर्ट के बिलो आपके 3 तरह के जजेस बैठते हैं। एक सिविल साइड पे सबऑर्डिनेट, एक मुंसिफ कोर्ट, ये सारा बैठते हैं। ऊपर डिस्ट्रिक्ट जज होता है, एक सेशन जज होता है। तो अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग, प्रमोशन डिस्ट्रिक्ट जजेस की कौन करेगा? गवर्नर करता है स्टेट का। किससे कंसल्ट करके? हाई कोर्ट से कंसल्ट करके ऐसा काम किया जाता है। गाइज एक एक स्टेटमेंट बड़े ध्यान से समझना, पेपर में आएगी तो आप याद करोगे कि मैम ने पढ़ा के भेजा था। Next topic is about abrogation of Article 370. Abrogation means removal of Article 370. तो न्यूज में क्यों रहा? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की बेंच बैठती है सुप्रीम कोर्ट की, और उसने रिसेंटली अपहेल्ड करा कि जो वैलिडिटी है यूनियन गवर्नमेंट 2019 के डिसीजंस की, उसके स्पेशल स्टेटस पे रिपील किया गया था। आपको याद होगा 2019 में, आपको याद होगा जो स्पेशल स्टेटस जम्मू एंड कश्मीर को आर्टिकल 370 के तहत दिया गया था, उस पर काटा मार दिया गया, उसको रिमूव कर दिया गया था। तो उसी पे बात चली कि भाई रिसेंटली उस पर फिर पूछा गया कितना वैलिड था आपका ये डिसीजन कि बिल्कुल आर्टिकल 370 को हटा दिया जाए। तो कह रहा देखो जी, 5 अगस्त 2019 का दिन था, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अपने हस्ताक्षर किए, प्रोमulgate करा, ऑर्डर किया कि कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर, और साफ तौर पे बोला कि पूरे स्टेट पे एप्लीकेबल होगा। तो पार्लियामेंट ने एक एक्ट बनाया, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, उसमें स्टेट को बाइफरकेट करा, 2 यूटीज में बनी वो। अब जो जजमेंट आई, इसमें प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन भी हुआ आर्टिकल आपका अगस्त 2019 में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जेएंडके डिड नॉट रिटेन एनी एलिमेंट ऑफ सोवेनिटी जो उसको 1947 में मिली थी, वो नहीं रहेगी। आर्टिकल 370 क्योंकि टेम्परेरी था, ट्रांजिशनल प्रोविजन था, साफ तौर पे बता के इसको इस तरह से हटा दिया गया था, आर्टिकल 370 हटा दिया गया था। तो कोर्ट ने क्या कहा कि यूटी को काफ किया गया है आउट ऑफ द स्टेट। तो पार्लियामेंट में क्या बात चली कि भाई हम एक नया स्टेट बनाएंगे, सेपरेट करेंगे टेरिटरीज को, दो से ज्यादा जो होंगी उसको यूनाइट करके। तो कह रहा आर्टिकल जो 3 है उसमें वर्ड स्टेट डिफाइन है, आर्टिकल 3A में यूनियन टेरिटरी डिफाइन है। तो ये भी ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें हैं। फिर ये कह रहा है कि आपको जजमेंट याद आनी चाहिए SR बोमैया के केस की। सुप्रीम कोर्ट ने वहां बोला था कि जो प्रेसिडेंट के एक्शंस हैं ड्यूरिंग स्टेट इमरजेंसी वर ओपन टू जुडिशियल स्क्रूटनी। कह रहा है जो भी प्रेसिडेंट के एक्शन होंगे स्टेट इमरजेंसी के दौरान, और जो भी उसमें स्टेट इमरजेंसी में काम किया है प्रेसिडेंट ने, वो सारे के सारे जुडिशियल स्क्रूटनी का पार्ट है। जुडिशरी उस पर चेक कर सकती है कि आपने क्या किया था। अब हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट पे जाओगे अगर आर्टिकल 370 के, तो आपको याद होगा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन प्रिंसली स्टेट भारत की गवर्नमेंट के साथ, भारत की सरकार के साथ साइन करती थी, अगर आपको याद हो। तो कह रहा है कि अक्टूबर 1947 में महाराजा हरि सिंह थे, लास्ट रूलर थे जेएंडके के, इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन किया, थ्रू विच ही एग्रीड टू एक्सीड हिज स्टे टू द डोमिनियन ऑफ इंडिया। याद करो क्या बोला गया था कि इंडिया का डोमिनियन होगा, याद आया? ऐसा प्रोविजन बनाया गया था। फिर टेम्परेरी प्रोविजन जो था, ये भी बात थी, जेएनके का टेम्परेरी प्रोविजन था, आर्टिकल 370 को हमने पार्ट 21 में टाइटल करके टेम्परेरी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजन वहां पे लिखा हुआ था। तो आर्टिकल 370 क्या पावर देता था जम्मू एंड कश्मीर को कि डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, फाइनेंस एंड कमीशन के अलावा पार्लियामेंट जो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट की पार्लियामेंट है वो वहां पर संभाल सकती है, और बाकी सारे चीजों पे कानून बना सकती है। किन किन पे नहीं बना सकती? डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, फाइनेंस एंड कमीशन के अलावा पार्लियामेंट वहां पर और डिसीजंस ले सकती है। फिर आर्टिकल 35A भी दिया गया था, आर्टिकल 370 के साथ साथ आर्टिकल 35A भी दिया गया था, जिसमें बताया गया था परमानेंट रेसिडेंट ऑफ द स्टेट कौन होगा जेएंडके असेंबली का, उसके स्पेशल राइट, उसके प्रिविलेजेस के बारे में। फिर आर्टिकल 3 है जिससे पार्लियामेंट में बोला कि 2 स्टेट या नए स्टेट आप जब भी बना रहे हो या ऑल्टर कर रहे हो, तो उसके प्रोविजंस के बारे में है। इसको इंट्रोड्यूस करना है आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर कोई बिल किसी एरिया को, बाउंड्री को अफेक्ट कर रहा है, तो प्रेसिडेंट उसको रेफर करे जाकर। राइट, नाउ लेट्स डायरेक्टली मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एनसीटी दिल्ली, यानी नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2023। इसके बारे में भी जरूर पता होना चाहिए आपको।
तो होपफुली आप समझ रहे हो सारे टॉपिक्स कितने इंपॉर्टेंट है। तो जो भी आपके कॉन्स्टिट्यूशनल टॉपिक्स हैं उसको हम रीड कर रहे हैं इसमें, इसीलिए आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है आर्टिकल ये विजन का जो पीटी 365 है, इसको लास्ट पॉइंट पे रिविजन आपके लिए करना। और बाकी तो देखो करंट अफेयर्स में देखो गाइस कवर किए गए हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट पे यू नीड सम काइंड ऑफ क्रैक्स। अब ये न्यूज में क्यों रहा, तो रिसेंटली क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली उसको असेंट मिला है प्रेसिडेंट का। कह रहा देखो जी उसका कॉम्पोजिशन याद करो, चेयरपर्सन चीफ मिनिस्टर दिल्ली का बैठता है, होम सेक्रेटरी बैठता है दिल्ली गवर्नमेंट का एज अ मेंबर सेक्रेटरी, फिर चीफ सेक्रेटरी होता है दिल्ली गवर्नमेंट का एज अ मेंबर। कह रहा क्या चेंजेस किए गए हैं इस एक्ट में, तो कह रहा देखो जी जो नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी है उसने नई स्टेचुटरी अथॉरिटी दी है उसको रिकमेंडेशन, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर की चलेगी। कह रहा देखो जी जो भी पोस्ट में ट्रांसफर हो रहा है, इंसिडेंटल मैटर्स हैं, विजिलेंस के मैटर्स हैं, कोई सिविल सर्विसेज को, सिविल सर्वेंट को, आईएएस ऑफिसर्स को इधर से उधर मूव कराना है तो उसमें रिकमेंडेशन लेफ्टिनेंट गवर्नर की चलेगी। तो यानी कि नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी भी डिसाइड अपने मैटर्स वगैरह को कैसे करेगी, वोट होगा मेंबर्स का, प्रेसिडेंट वोटिंग, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी प्रिंसिपल सेक्रेटरी एंड चीफ सेक्रेटरी को। अब लेफ्टिनेंट गवर्नर की क्या पावर दी गई है, तो मैटर जो भी एलजी का सोनली डिस्क्रिप्शन किन किन मैटर्स में होगा, जब भी कोई मैटर दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली की लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस से बाहर होगा तो वो सारे मैटर लेफ्टिनेंट गवर्नर देखेगा। वो मैटर जहाँ पे एक्ट वगैरह बनने हैं, उसमें जुडिशियल क्वासी जुडिशियल फंक्शंस होने हैं, उन मैटर्स को भी लेफ्टिनेंट गवर्नर देखेगा। अब हम चलते हैं प्राइमेसी टू एलजी, यानी कि एलजी को और क्या रोल मिला है इस बिल और एक्ट के तहत, तो उसकी डिस्क्रिशनरी रोल को लेफ्टिनेंट गवर्नर के एक्सटेंड करते हुए बताया गया है कि उनकी रिकमेंडेशंस नेशनल सिविल सर्विस अथॉरिटी एक्ट में ज़्यादा लगेगी। एलजी का डिसीजन फाइनल होगा, अगर असेंबली अगर अथॉरिटी या उनके बीच में कुछ होता है तो एलजी का डिसीजन ही फाइनल डिसीजन माना जाएगा। अब डिस्पोजेबल ऑफ मैटर्स बाय मिनिस्टर्स के बारे में ध्यान से सुनना। सर्टन ऐसे मैटर्स हैं जो लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिए जाते हैं, आप जानते ही, चीफ मिनिस्टर चीफ सेक्रेटरी उन्हीं से बातचीत करके। कह रहा पीस एंड ट्रैंक्विलिटी की बात है, दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के रिलेशंस में कुछ टकराव है, किसी को सम्मन करना और डिसॉल्व करनी हो लेजिस्लेटिव असेंबली, मैटर या कुछ ऐसा सोल डिस्क्रिप्शन का हो, तो सारे के सारे मैटर्स जो होते हैं वो डिस्पोजेबल ऑफ मैटर्स बाय मिनिस्टर, ये सारे मैटर्स लेफ्टिनेंट गवर्नर को देता है। अब देखो दिल्ली में भी जो दिल्ली का एडमिनिस्ट्रेशन है ना वो इवॉल्व हुआ है। पहले दिल्ली स्टेट थी पार्ट सी में, फिर 1952 में लेजिस्लेटिव असेंबली में, याद रखो 51 में स्टेट पार्ट था, फिर एक चीफ मिनिस्टर इलेक्ट होकर आया, लेजिस्लेटिव असेंबली बनी, फिर अंडर स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में दिल्ली को यूटी बनाया गया था। अब देखो बड़े ध्यान से समझना, जो भी बच्चे इंटरव्यू की प्रिपरेशन वगैरह करते हैं ना, या उनके इंटरव्यूज भी हेल्ड होते हैं, वो अगर कोई दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो उनको तो बिल्कुल पता होनी चाहिए बातें। 1966 में दिल्ली का एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट में आपको रिप्रेजेंट करने का मौका मिला, फिर 1991 में 69 अमेंडमेंट एक्ट आया, फिर 2021 का अमेंडमेंट एक्ट आया, 2023 का आया। तो यहाँ पर जो गवर्नेंस मॉडल है उसके बारे में हम समझते हैं कि सबसे पहले यूनियन टेरिटरी के रूप में क्लासिफाई किया गया है। तो अंडर द स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 दिल्ली को यूटी बनाया गया है अंडर आर्टिकल 239 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये साफ तरीके से कहता है स्टेट्स को, यूटीज को, कि वो डायरेक्टली गवर्न होगा बाय द प्रेसिडेंट और एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेगा उस पर गवर्न करेगा। अब बात करते हैं स्पेशल स्टेटस की, क्योंकि देखो एस बालाकृष्णन कमेटी बैठी थी और उसने 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हम उसी वक्त लेकर आए थे, तो दिल्ली को एक स्पेशल स्टेटस मिला था, जिसकी वजह से हम दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली बोलते हैं। याद करो उसी वक्त एक आर्टिकल भी ऐड करा गया था जिसका नाम है आर्टिकल 239 AA, जिसमें दिल्ली को यूटी बनाया गया, स्टेट लेजिस्लेचर दिया गया और काउंसिल मिनिस्टर्स दिए गए, लेजिस्लेचर के साथ साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी दिए गए। लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन दिल्ली का संभालता है, उसी को डेजिग्नेट करा गया है, वही होता है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ इन एडवाइस करके चलता है। दिल्ली लेजिस्लेचर की पार अगर होगी तो ध्यान रखना, दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली के पास पूरी पार है कि वो सब्जेक्ट जो स्टेट लिस्ट के होते हैं, कंकरेंट लिस्ट के होते हैं, उस पर कानून बना सकती है, एक्सेप्ट पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड, पीपीएल पे नहीं बना सकती है। बाकी सारे ही मैटर्स पर दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली, जो भी चीफ मिनिस्टर आए होंगे और जो भी होता है वो उस पर कानून बना सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली ने पूरा बताया कि पूरा फ्रेमवर्क दिल्ली असेंबली का कैसा रहेगा, दिल्ली गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करेगी, इस पूरे एक्ट में उसके बारे में मेंशन किया गया है।
नाउ लेट्स डायरेक्टली मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब ये न्यूज़ में क्यों रहा? देखो, सुप्रीम कोर्ट ने वाइल सेटिंग असाइड अ डिटेंशन ऑर्डर, उन्होंने प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉस को बताया कि एक कॉलोनियल लेगेसी है और इसको रेयर से रेयर केसेस में ही यूज़ किया जाए। अब क्या होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन? देखो, प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब है किसी व्यक्ति को आप डिटेन कर रहे हो बिना ट्रायल के, बिना कन्विक्ट किए। मतलब आपने पकड़ के ले आए, बस इतना ही अप्रीहेंशन आपको सिर्फ फील हो गई कि कुछ कर सकता है गलत, एक शक के बिला पर कि कुछ डेंजरस कर सकता है पब्लिक ऑर्डर में, आपने उसकी कुछ ऐसी एक्टिविटीज को करते हुए उसको देखा है, उसी बेसिस पर आपने उसको पकड़ लिया बिना ट्रायल, बिना कन्विक्शन के। अब देखो, इसका पर्पस जो होता है वो प्रिवेंट करना व्यक्ति को, ताकि वो कोई ऐसा ऑफेंस नियर फ्यूचर में ना कर दे। तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन की भी बात आती है ना, अंडर आर्टिकल 22 का फर्स्ट क्लॉज, 22 का सेकंड क्लॉज, नॉट अवेलेबल टू अ पर्सन अरेस्टेड। कहना याद रखो, जो भी व्यक्ति प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के तहत अरेस्ट किया जाएगा, उसको आर्टिकल, जो फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल 22 का फर्स्ट क्लॉज है, सेकंड क्लॉज है, वो नहीं दिया जाता। पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव अथॉरिटी है प्रिवेंट डिटेंशन करने की, और रीजन कनेक्ट कर देंगे वो डिफेंस का, फॉरेन अफेयर्स का, सिक्योरिटी का। तो कह रहे देखो, इससे कितना ज्यादा लूप होल भी है इसका। तो बोथ पार्लियामेंट एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेचर कैन कंकरेंटली वो लॉ बना सकता है जो कि सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर से रिलेटेड है। कह रहा मल्टीपल और ऐसे लॉज आए, जैसे आपका सीपीसी है, सीआरपीसी है, सॉरी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, नारकोटिक्स ड्रग्स साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट है, यूएपीए है, ये सब परमिट करते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। याद रखना, आपको पूछेगा प्रिवेंटिव डिटेंशन जैसे लॉस कहाँ है, तो आप बताना कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है, नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस है। फिर ये कह रहा है कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं रिलेटेड टू प्रिवेंटिव डिटेंशन, वो भी ध्यान में रखने हैं। आर्टिकल 22 का जो फर्स्ट क्लॉज है वो क्या कहता है? नो पर्सन कैन बी डिटेन्ड इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड ऑफ ग्राउंड ऑफ अरेस्ट। आर्टिकल 22 एक जो प्रिवेंटिव डिटेंशन में नहीं दिया जाता है, वो क्या था? वो यही तो था कि जब भी आप किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने जा रहे हो, कस्टडी में लेने जा रहे हो, तो आपको उसका ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताना होगा। नो शेल बी, उसको राइट टू कंसल्ट लीगल प्रैक्टिशनर को वो उस वक्त बात कर सकता है, आप उसको कुछ रोक नहीं सकते हो। फिर 22 सेकंड का क्लॉज क्या कहता है कि एवरी पर्सन जो अरेस्ट हुए हैं उसको 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के पास पहुंचाना है, मजिस्ट्रेट के सामने उसको लेकर आना है। वो भी नहीं आपको मिलता प्रिवेंटिव डिटेंशन में। तो कह रहा है कि उसके बाद आप देखो 22 का थर्ड क्लॉज क्या है कि अबव टू क्लॉजेस जो ये वाले हैं विल नॉट बी अप्लाई, जो कि डिटेन हुआ है। फिर 22 का चौथा पार्ट क्या है? नो पर्सन कैन बी डिनाइड फॉर मोर देन 3 पीरियड तक, 3 मंथ के बाद नहीं, एडवाइजरी बोर्ड अदरवाइज वहां पर आएगा। फिर व्यक्ति अगर प्रिवेंटिव डिटेन्ड हुआ है फॉर मोर देन 3 मंथ्स विदाउट ओपिनियन ऑफ एन एडवाइजरी बोर्ड इफ पार्लियामेंट बाय लॉ, तो वो क्या कर सकता है? मैक्सिमम पीरियड डिटेंशन का बताना जरूरी है, सर्कमस्टेंसेस बताने पड़ेंगे क्यों डिटेन करा है। तो कह रहा है जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट ऑलरेडी हमारे देश में हुई है। कह रहा है 1950 में ही AK गोपालन के केस में कोर्ट ने ग्रीन फ्लैग दिया था प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट को। फिर शिबन लाल का केस आया वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट रूम इज नॉट कम्पिटेंट टू इंक्वायर एनी रियलिटी। फिर शंभुनाथ शंकर का केस आया, उसमें कोर्ट ने बोला कि भाई समटाइम स्टेट मस्ट टेक एक्सट्रीम स्टेट ताकि सिक्योरिटी को बरकरार रखा जा सके। तो ये सारी की सारी बातें उस फेज में आई। तो ध्यान रखो प्रिवेंटिव डिटेंशन के क्या क्या कानून है, क्या क्या जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट आई है। आपको वर्ड जैसे ही देखे तो आपके दिमाग में वो बत्तियां चलती रहनी चाहिए कि मैम ने ये बताया था, इससे रिलेटेड हमने ये पढ़ा था। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट पर्सनैलिटी राइट्स। ये न्यूज में क्यों रहा? पर्सनैलिटी राइट इसलिए न्यूज में रहा क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने, आपको याद होगा, फेमस बॉलीवुड एक्टर की पर्सनैलिटी उसको बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, कोई मिस यूज थर्ड पार्टी ना कर ले, उसके तहत कुछ प्रोटेक्शन ग्रांट की थी। याद करो आप, दिल्ली का हाई कोर्ट था। क्या होता है ये पर्सनैलिटी राइट? हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है ये, लेकिन क्योंकि अब हम बिल्कुल प्रीलिम्स के नजदीक आते जा रहे हैं तो हमारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से स्ट्रांग हो जाएं। तो पर्सनैलिटी राइट में मैंने गाइस आपको बताया था कि किसी भी व्यक्ति के पर्सनैलिटी को प्रोटेक्ट करना, यानी कि वो उसकी राइट टू प्राइवेसी को बचाना, उसकी प्रॉपर्टी को बचाना, उसकी वॉइस क्लोनिंग, उसका नाम, उसका सिग्नेचर, उसकी इमेज, उसके कोई दूसरे फीचर जो उसकी पर्सनैलिटी का मार्क है, वो चुरा ना लिए जाए या गलत इस्तेमाल ना किया जाए।
इंडिया में क्या कोई पर्सनैलिटी राइट एक्ट है? तो कह रहा पर्सनैलिटी राइट या उसकी प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास कोई स्टैच्यूट नहीं है, बट हाँ उसके ट्रेसेस आपको राइट टू प्राइवेसी एंड राइट टू प्रॉपर्टी में देखने को मिलते हैं। है ना, दो कंपोनेंट होते हैं पर्सनैलिटी राइट, राइट टू पब्लिसिटी, राइट टू प्राइवेसी। राइट टू पब्लिसिटी में क्या होता है कि अपनी इमेज लाइकनेस वगैरह कमर्शियली एक्सप्लॉइट होने से बचाने के लिए विदाउट परमिशन आप किसी की नहीं यूज कर सकते, किसी की इमेज, किसी की लाइकनेस, और वो गवर्नड है ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999 में। फिर राइट टू प्राइवेसी है, राइट टू नॉट हैव वंस पर्सनैलिटी रिप्रेजेंटेड पब्लिकली विदाउट परमिशन, तो ये भी रिप्रेजेंट करा हुआ है आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर पॉस्टुमसली पर्सनैलिटी राइट्स के बारे में अगर कोई व्यक्ति मर जाता है या उसके बाद क्या होता है, पॉस्टुमस पर्सनैलिटी राइट्स क्या है, कहना देखो एम्बलम है, नेम है, ये अनऑथराइज यूज बचाते हैं, किसी भी डिग्निटरीज का नाम सिंबल आप नहीं यूज कर सकते। इंडियन पीनल कोड में अगर आपने नेगेटिव रेफरेंस या कुछ डेरोगेटरी कुछ स्टेटमेंट किसी डिसीज मरे हुए व्यक्ति की रेपुटेशन को खराब करने की कोशिश करी, आप पे डिफेमेशन सूट हो जाएगा आईपीसी के तहत, आप पे चार्ज लगेगा डिफेमेशन केस का। तो पर्सनालिटी राइट इंटरनेशनल कन्वेंशन में भी इसको बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट माना गया है, क्योंकि कोई एक्सप्लिसिट तो कोई इंटरनेशनल कन्वेंशन नहीं है, लेकिन रोम कन्वेंशन में देखने को मिलेगा आपको, ट्रिप्स अग्रीमेंट में मिलेगा, विपो परफॉर्मेंसेज एंड फोनोग्राम ट्रीटी में मिलेगा आपको। तो इससे तहत इंटरनेशनल कन्वेंशन कोई डायरेक्ट नहीं है, एक्सप्लिसिट नहीं है, बट ऑलरेडी कुछ दूसरे कन्वेंशन में आपको देखने को मिलता ही मिलता है। तो देखो आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हमारे पर्सनैलिटी राइट आर्टिकल 21 आपको जीवन में बस जाना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति आपकी पर्सनल लाइफ लिबर्टी को डिप्राइव नहीं कर सकता। आर्टिकल 300A है जो आपकी प्रॉपर्टी को नहीं छीन सकता, राइट टू प्रॉपर्टी है, ऑल्दो इट्स बिकम अ लीगल एक्ट, लीगल राइट नाउ। एक कॉन्स्टिट्यूशनल आपको उसमें दे रखा है, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आपको दिया हुआ है 44th अमेंडमेंट एक्ट के तहत, आपको मैंने बताया था कि चेंज भी हुआ था। जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट में दीपा जयकर कुमार करके केस था, उसमें मद्रास के हाई कोर्ट ने बोला पर्सनैलिटी राइट्स को आप किसी के छीन नहीं सकते हो इवन आफ्टर द डेथ। समझ रहे हो आप? तो ये बातें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट हेट स्पीच। रिसेंटली जब उस समय पे आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने बहुत इस बात को स्ट्रेस करा था कि भैया जो प्रॉब्लम है हेट स्पीच की, इसके लिए लॉन्ग टर्म सोल्यूशन निकालना बेहद जरूरी है। अब देखो इंडिया के कानून में कहीं पर भी हेट स्पीच को डिफाइन नहीं किया हुआ है। हेट स्पीच आप इतना समझ लो खाली कि आप किसी को उकसाओ, इंसाइट करो, उसके अंदर डालो किसी ग्रुप ऑफ पर्सन के अगेंस्ट। तो हेट स्पीच किसी भी तरह से आप कर दो, एक्सप्रेशन के तहत, कोई इमेज के थ्रू, कोई कार्टून के थ्रू, कोई मीम्स के थ्रू, कोई जेस्चर के थ्रू, कोई सिंबल के थ्रू आप कर सकते हो। अब इंडिया के कानून में कोई वैसा तो वो नहीं है, लेकिन हमने रेगुलेशंस के लिए कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को जरूर रखा हुआ है। हेट स्पीच को कर्टेल करने के लिए अंडर आर्टिकल 19 का सेकंड क्लॉज है, जो इस ग्राउंड पब्लिक ऑर्डर या इंसाइटमेंट टू ऑफेंस के तहत आपको कर्टेल कर सकता है। भारतीय न्याय संहिता जो हमने चेंज करी है, भारतीय न्याय संहिता में लिखा हुआ है 2023 में सेक्शन 196 का फर्स्ट क्लॉज है, जो पिनलाइज करता है प्रमोटिंग एनिमिटी अगर आप कोई फैला रहे हो डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में, रिलीजन के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे। फिर ऐसे ही सेक्शन 299 है जो पनिशमेंट डिफाइन करता है फॉर डिलिबरेट मैलिशियस एक्ट अगर कुछ परफॉर्म किए गए हैं। या सेक्शन 353 का फर्स्ट क्लॉज है, सेकंड क्लॉज है, वो पिनलाइज करता है पब्लिकेशन, कोई सर्कुलेशन अगर कुछ इस तरह की आ रही है तो। ठीक है, उसके बाद है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। कहना देखो सेक्शन 8 है, डिस्क्वालीफाई करता है जो व्यक्ति को इलेक्शन कंटेस्ट करने से, अगर वो किसी ऐसी इलिजिटिमेट स्पीच देते हुए पकड़ा गया, कुछ गलत बोलते हुए पकड़ा गया, कोई गाली गलौज करते हुए पकड़ा गया, या किसी के खिलाफ बोलते हुए पकड़ा गया। फिर सेक्शन 123 का 3A है, 125 सेक्शन भी है, ये भी एनिमिटी अगर आपने कोई रिलीजन के बेसिस पे कुछ गलत बोला है, लैंग्वेज पे कुछ ऐसा कमेंट करा है और करप्ट किया है कुछ इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस में, तो आप आ जाओगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत। अब देखो हमने सिविल राइट के तहत भी इसको बचाने की कोशिश करी है, हमने सेक्शन 7 लगाया है पिनलाइज करने के लिए कि अगर आपने किसी को इनकरेज करा, अनटचेबिलिटी भी फैलाई अपने किसी शब्द किसी साइन से, तो भी आप गए काम से। रिलीजियसली भी हमने एक्ट डाला है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज एक्ट 1988 के तहत। फिर जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट भी हुई है प्रवासी भलाई संगठन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के तहत। कोर्ट ने रिकॉग्नाइज करा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है हेट स्पीच का बहुत ज्यादा, उसका इन डेप्थ एग्जामिनेशन किया गया। श्रेया सिंगल का केस तो बिल्कुल दिमाग में रख लो आप, सुप्रीम कोर्ट ने रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इसीलिए बोला आर्टिकल 19 के सेकंड क्लॉज में कि भैया पूरी तरह राइट टू फ्रीडम स्पीच एंड फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं मिलेगा आपको। आपने कुछ ऐसा बोल दिया जो वायलेंस क्रिएट करे, पब्लिक को डिसऑर्डर करे,
पब्लिक डिसऑर्डर करे तो फिर तो आप समझ लो उसको आपको संभालना ही पड़ेगा। फिर अमीश देवगन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था। सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट करा कि बैलेंस बना के रखने की जरूरत है। जो भी कंपीटिंग इंटरेस्ट है, फ्री स्पीच एंड प्रिवेंट करेंगे जितनी भी स्प्रेड करने वाली ऐसी बातें हैं जो कम्युनल डिसहार्मनी फैलाती हैं। तो प्लीज गाइस केसेस को जरूर याद रखना है, क्योंकि कई बार ना डायरेक्ट केस आ जाता है, पूछ लिया जाता है कि श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 का केस क्या था। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि ये वाला केस उसमें आया था, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन वाला पार्ट था, राइट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। तो ये न्यूज में क्यों था? सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि भैया ब्लैंकेट स्टे नहीं दे सकते आप वर्शिप एक्ट पुलिस को। तो कह रहा कैसे क्या हुआ, कह रहा देखो जो प्लेसेस हैं स्पेशल प्रोविजन, मैंने आपको कराया भी था मार्च की मैगजीन में, अगर आपको पॉलिटी गवर्नेंस आपने सही से पढ़ा है तो, और नहीं पढ़ा गाइस तो बी वेरी श्योर एक एक पार्ट अच्छे से करके जाओ। और चैनल पे सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको देखो ध्यान से समझो। और कुछ आपको डाउट आता है तो यार कमेंट सेक्शन इसीलिए तो खोला गया है ना, उस पर आप एक अच्छी बातें करो, एक अच्छे सवाल पूछो, कोई गलत बातें मत करो बस, बाकी सब ठीक है। स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 में क्या बोला हुआ है? एक्ट ने डिक्लेयर करा कि जो रिलीजियस करेक्टर है ना प्लेसेस ऑफ वर्शिप का, वो कंटिन्यू रहेगा, सेम रहेगा जैसे वो 15 अगस्त 1947 में रहा था। इट सेज नो पर्सन शेल कन्वर्ट, आप किसी को वर्शिप को उसको डोमिनेट मत करो, डिनोमिनेट मत करो, कोई कन्वर्ट वगैरह की बातें नहीं हो रही है। एक पॉजिटिव ऑब्लिगेशन लगाया जाएगा स्टेट पे कि वो रिलीजियस करेक्टर को मेंटेन करे। जितने भी सूट्स हैं, अपील्स हैं, प्रोसीडिंग्स हैं रिगार्डिंग कन्वर्टिंग द करेक्टर ऑफ अ प्लेस वर्शिप विच आर पेंडिंग बिफोर कोर्ट, उस सबको देखा जाएगा। तो कह रहा है कि डिस्प्यूटेड जो साइट थी अयोध्या की उसको एग्जेम्प्ट करा गया इस एक्ट से। एक्ट डज नॉट अप्लाई टू मॉन्यूमेंट्स जो वगैरह पे, या कोई डिस्प्यूटेड फाइनली जो सेटल नहीं हुआ है, या कन्वर्जन वाले पे बात ही नहीं कर रहा। कह रहा पेनल्टी के लिए हमने सेक्शन सी लगाया है, सेक्शन 6 एक्ट का लगाया है, जिसमें मैक्सिमम 3 साल की इम्प्रिजनमेंट रहेगी, फाइन भी लग सकता है। तो अदर इम्पॉर्टेंट न्यूज जो इसमें रही है इस पूरे पार्ट में पॉलिटी एंड गवर्नेंस का, 8th शेड्यूल नहीं भूलना। क्यों, याद करो। हमने इस बार बड़ा इंपॉर्टेंट काम किया है, उड़ीसा की कैबिनेट ने इंक्लूजन के लिए बोला था क्यू लैंग्वेज को 8th शेड्यूल में। 8th शेड्यूल से क्या बेनिफिट होते हैं? सपोर्ट द गवर्नमेंट टू डेवलप, कोई साहित्य अकेडमी जैसे रिकॉग्नाइज यहीं से हुई है, असेंबली वगैरह पार्लियामेंट में डिबेट में हेल्प करता है, ऑल इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कराता है, आरबीआई अपनी करेंसी नोट डिनोमिनेशन वगैरह को इंक्लूड करने के लिए शेड्यूल 8 का इस्तेमाल करती है। तो शेड्यूल 8 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें ऑफिशियल लैंग्वेज है कंट्री की, और 22 लैंग्वेज है करेंटली। 14 लैंग्वेजेस ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था तभी ऐड कर दी गई थी, बाद में इन भाषाओं को ऐड करा गया है। सिंधी 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967 से आई, कोंकणी मणिपुरी सॉरी नेपाली 71st अमेंडमेंट से आई, संथाली डोगरी मैथिली 92nd अमेंडमेंट से आई। अब देखो ये क्वेश्चन भी कितने मैंने पेपर्स में देखा है, आपको मैच द फॉलोइंग करके वो आ जाएगा और इसमें पूछ लेगा जी कोंकणी मणिपुरी नेपाली जो है वो 92nd अमेंडमेंट से हुआ, तो नहीं मत टिक करना। बी वेरी क्लियर कि कौन सी अमेंडमेंट एक्ट से कौन सी भाषाओं को ऐड किया गया था, राइट। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें क्या है, इसको ऐड किया गया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 में अंडर आर्टिकल 31 का बी। इसमें सेंटर स्टेट इंक्लूड करते हैं 9th शेड्यूल को, जिसको आप चैलेंज नहीं कर सकते कोर्ट में फॉर वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। लेकिन क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में आयर कोहलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का केस था, उसमें रूल करा कि जो भी लॉ 9th शेड्यूल में ऐड किए जाते हैं अप्रैल 24 1973 के बाद से वो फंडामेंटल को वायलेट करेंगे और वो चैलेंज किए जा सकते हैं। अगर बेसिक स्ट्रक्चर हिला है, या आर्टिकल 21 को आपने हिलाया है, या 14 को आर्टिकल को आपने कुछ चेंज करा है, आर्टिकल 19 को चेंज करा है, तो बिल्कुल। अब देखो ये वाला आपसे पूछेगा कि आयर कोलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु के केस में क्या हुआ था, तो गैस समझ लो कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर आया नेक्स्ट टॉपिक, राइट टू साइलेंस। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जितने भी एक्यूज्ड हैं उनको साइलेंस का राइट भी है। इन्वेस्टिगेटर उनको फोर्स करके उगलवा नहीं सकता, और गिल्ट एडमिट करने के लिए फोर्स नहीं कर सकता। राइट टू साइलेंस का मतलब है कि भाई आर्टिकल 20 का 3rd क्लॉज मिला है कि आपको कोई कंपेल नहीं कर सकता। प्रोटेक्शन इज लिमिटेड ओनली टू क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में तो भाई खाली उतना ही तो लिमिट है। राइट इज नॉट अवेलेबल टू व्यक्ति जिनको कस्टम एक्ट 1962 उनको नहीं मिलेगा। या नंदिनी सतपथी वर्सेस पीएल धानी का केस था, जिसमें कंपेलिंग अ पर्सन टू आंसर अ क्वेश्चन विद इन द लिमिट्स ऑफ द पुलिस स्टेशन,
वहां पर क्योंकि आर्टिकल 20 का थर्ड पार्ट को इन्होंने वायलेट करा था, वहीं पे करना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को, कंपेलिंग अ पर्सन टू आंसर अ क्वेश्चन विद इन द लिमिट ऑफ द पुलिस स्टेशन। अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हो, वायलेट कर रहे हो आर्टिकल 20 का थर्ड क्लॉज, अभी मैंने आपको पढ़ाया। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट रिजर्वेशन फॉर लोकल्स इन प्राइवेट सेक्टर्स। कह रहा पंजाब एंड हाई कोर्ट ने क्वैश करा है हरियाणा के स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स को। उन्होंने बोला भैया क्या बात है, 75% जो रिजर्वेशन है वो लोकल्स को मिलती है प्राइवेट सेक्टर जॉब में, और उनकी मंथली सैलरी 30,000 से कम नहीं होनी चाहिए। हाई कोर्ट ने बताया ये भाई साहब क्या है, ये क्या तरीका लगा रखा है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम है ये, फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहे हो, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को हिला रहे हो। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का मतलब क्या है कि यू आर प्लेइंग विद द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो व्यक्ति को, यानी कि स्टेट के बेसिस पे नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन फैलाओगे कि मैं बंदा हरियाणा का नहीं है तो उसको जॉब ही नहीं दोगे आप। ऐसे ऐसा आंध्र प्रदेश ने भी किया था 2019 में, उनको भी बड़ी फटकार पड़ी थी। तो याद रखो, ये सारी चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट टर्म इज अफर्मेटिव एक्शंस। क्या होते हैं ये पॉजिटिव एक्शंस होते हैं। यूएस में आया पहला ये टर्म, हिस्टोरिकल पैटर्न प्रिजुडिस बहुत होता था लोगों के, इंडिविजुअल्स के, ब्लैक्स के लिए, हिस्पैनिक्स के लिए, क्या है, काला व्यक्ति है, ऐसे बोल बोल कमेंट्स करे जाते थे। तो ये टर्म आई। रिजर्वेशन एक सिस्टम है अफर्मेटिव एक्शन का, ताकि वो व्यक्ति जो बहुत डिसएडवांटेज सेक्शन से है, एजुकेशन में उसको अच्छा करो, उसका एम्प्लॉयमेंट अच्छा करो, उसका गवर्नमेंट स्कीम के तहत स्कॉलरशिप्स वगैरह दो, ताकि जो आर्टिकल 15 का 4 क्लॉज है, 16 का 4 क्लॉज है, उसके तहत उसको गवर्नमेंट में रिजर्वेशन देती है। और हमारे यहाँ इंदिरा सावनी गवर्नमेंट के तहत 50% का कोटा एम्प्लॉयमेंट में, एजुकेशन में ओबीसी SC ST को दिया जाता है। ठीक है, फिर आ जाएगी कमेटी। कमेटीज बिल्कुल नहीं भूलनी है, बहुत पूछा जाता है। रंगनाथ मिश्रा कमेटी, कमीशन के बारे में, ऑफिशियली इसको नेशनल कमीशन फॉर रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी भी कहते हैं। वेरियस इश्यूज फॉर लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटी का देखते हैं। इस रिपोर्ट में 2007 में बोला गया कि शेड्यूल कास्ट का जो स्टेटस है उसको डीलिंग करो रिलीजन से, उसको न्यूट्रल करो, लाइक ST जैसे होता है। तो दलितों को परमिट करा जाए और कन्वर्टेड टू इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी, उनको भी रिकमेंड करो, उनको भी शेड्यूल कास्ट स्टेटस में डालो आप। अल्टीमेटली पिछड़ापन देखना है, ये नहीं देखना रिलीजन कास्ट मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। वेरी इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन बाय रंगनाथ मिश्रा कमीशन 2007, याद रखना। फिर आर्टिकल 355, ये आर्टिकल्स नहीं बोलने हैं, इमरजेंसी प्रोविजंस का पार्ट है ये, पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 352 360। आर्टिकल 355 पता है क्या कहता है? 355 कि ड्यूटी है यूनियन की कि हर स्टेट को प्रोटेक्ट करे, कोई एक्सटर्नल एग्रीगेशन ना हो, अग्रेशन ना हो, इंटरनल डिस्टर्बेंस ना हो, और अगर हो रही है तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन उस पर लगाए जाएं। राइट टू वॉक है, पंजाब ऐसा पहला स्टेट है जिसने राइट टू वॉक इम्प्लीमेंट करा है। यानी कि इसका मतलब क्या है, राइट टू वॉक का मतलब है कि मैंडेटरी कर दिया सभी रोड ओनिंग एजेंसीज को, NHA को भी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भी, कि वो फुटपाथ और साइकिल ट्रैक्स रोड पे जरूर जरूर प्रोवाइड करेंगे। अब राइट टू वॉक से पहला क्वेश्चन आ जाएगा, लिखा होगा उड़ीसा इज द फर्स्ट गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट दिस राइट टू वॉक, तो गलत हो जाएगा, पंजाब है, पंजाब है। याद रखना, छोटी छोटी स्टेटमेंट्स आपके लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ गाइस, नेक्स्ट टॉपिक जो आपका सेकंड टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जो भी आपको आज ही मिलेगी। डेली बेसिस पे वीडियोस आएंगी, डेली बेसिस पे टॉपिक्स कवर होंगे। स्टे ट्यून टू PM पाठशाला। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू PM पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।